सेकेंड टर्म क्लास 12th इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले आपको मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, और जब तक आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक से रिलेट शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप बहुत मुश्किल है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर्विसेज। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है? सर्विसेज, एक जो वर्ड इंक्लूड करने हैं, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रेजिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ contribute economic development raising productivity और एक पॉइंट और है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे रोड्स है, स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग है, फ्लाईओवर्स हैं, एटसेट्रा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज ले लीजिए। जब तक आप ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन या आपका जो है थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बोलते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है जो बिल्डिंग बना दी, स्कूल्स बना दिए। देखिए, उसमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ है इन इकोनॉमी दैट रेजिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो हमारा जीडीपी है उसको तेज करे, इम्प्रूव करे, कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़े, और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, तो मैं किसी जगह पे तो हूँ। अगर मैं खुले में होता, इतनी ठंड हो रही है दिल्ली में, क्या आपको पढ़ा पाता? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लो ऑफलाइन क्लास लेने जाता हूँ तो मैं बाइक से जाता हूँ या कार से जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे रोड चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, क्लासरूम है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ आपके पास एक रूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तब होता है आपका रेजिंग इन पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती है क्योंकि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करने में आप जो है कैपेबल हो जाते हैं। अब जब एक दूसरे पे डिपेंड है, जब रेजिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कंट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा, रेजिंग प्रोडक्टिविटी होगी। और जब लोगों के पास रेजिंग प्रोडक्टिविटी होगी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तब क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इम्प्रूव होगी। आप खुद कल्पना करिए, अगर रोड ना हो, स्कूल ना हो, फैक्ट्री बिल्डिंग्स ना हो, फ्लाईओवर्स ना हो, तो कितना ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज that raising the pace of economic growth due to contribute economic development and raising the productivity. That's why improving the quality of life of the people in the economy. कॉपी कर लीजिए इसको। Let us start. The next topic is type of infrastructure. Infrastructure. Type of infrastructure divided into two categories. The first one is economic infrastructure, and second is social infrastructure. थोड़ा सा इस पर मैं बता दूं आपको। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है। अब आपको जो है इसमें दो कैटेगरीज हो गई। एक तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जहाँ भी इकोनॉमी आए इसका मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, मनी, प्रोडक्शन एक्टिविटी। और जहाँ भी सोशल का मतलब आए तो सोसाइटी में एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हाउसिंग चाहिए। ये सब सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है। करेक्ट। कॉपी करिए यहां तक। अब हम जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला पॉइंट, इट हेल्प्स टू इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एग्जाम्पल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एटसेट्रा। देख लीजिए। अब आपका आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इट हेल्प्स टू इकोनॉमिक सिस्टम इनसाइड डायरेक्टली। इकोनॉमिक सिस्टम, देखिए, एक तो होता है आपका अपना सिस्टम। हमारा अपना सिस्टम क्या है, पहले आप समझ लीजिए। आप सुबह उठेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, अच्छी हेल्दी फूड लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपना डेली का काम करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, उसका भी एक सिस्टम होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी और सिस्टम आपका सही रहेगा। एनर्जी है, लाइट है। देखिए, आज आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं क्योंकि लाइट है इस कमरे में। लाइट ना होती तो मैं नहीं पढ़ा पाता। ट्रांसपोर्ट अगर ना होता, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्या है, कोई खेती बाड़ी है? दिल्ली में सब्जियां उगाते हैं या दिल्ली में फल उगाते हैं? क्या है दिल्ली में? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब ले रहे हैं
क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, नेट इंटरनेट कम्युनिकेशन है, फैसिलिटी है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है, और फाइनेंस तो चाहिए ही होता है, इन सबसे पैसा भी जनरेट होता है और पैसा भी बनाया जाता है। तो किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से रोटेट करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ होना मुश्किल होगा। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मतलब उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इट हेल्प टू यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट हेल्प टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कॉपी कर लीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा अब हमारा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हैशटैग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो पॉइंट लिखने होंगे, इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम, it helps the economic system from outside indirectly. Next, it improves quality of human resources. Example, health, education, housing, law and order. अब थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इज नॉन लिविंग, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला जो ह्यूमन बीइंग है वो लिविंग है। बिना हेल्थ के आप एजुकेशन नहीं ले सकते, और बिना एजुकेशन के साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और बिना साइंस टेक्नोलॉजी के कोई भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा पेश देने के लिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर मैं आपको दुबई की बात करूं, दुबई कंट्री की बात करूं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ के पब्लिक के पास, लेकिन वहाँ पैसा है तो उन्होंने टेक्नोलॉजी खरीद ली है। करेक्ट। जापान में ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन वहाँ के पब्लिक जो है वो पढ़ी लिखी है और वहाँ के टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इनडायरेक्टली, मतलब आउटसाइड इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जो आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, आपने रोड बनाया उसके पीछे ह्यूमन बीइंग है, आपने एजुकेशन दिया उसके पीछे भी ह्यूमन है, तो हर जगह ह्यूमन आता है। तो ये डायरेक्टली सोसाइटी से ही कनेक्ट है। इट डायरेक्टली कनेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। इट इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर सब आ जाता है। कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हैशटैग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए
डायरेक्ट ना पूछे, इनडायरेक्ट पूछ ले कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एक बिल्डिंग है और जहाँ आप मेडिकल अपना कराने, इलाज कराने जाते हैं, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट बिल्डिंग जो कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो आ रहा है इम्पोर्टेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है आपसे। करेक्ट। तो इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं वो मैं बता देता हूँ, एक लाइन से मैं लिखवाता हूँ। द फर्स्ट वन, रेज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, induce foreign investment, induces foreign investment, raise ability of work, raise economic growth, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी रेज एबिलिटी ऑफ वर्क होगा। अगर आप कहो कि भाई पहले हम पेड़ के नीचे पढ़ते थे और बारिश आ जाए, ठंड है, कैसे पढ़ोगे? एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वहीं बिल्डिंग बनी हो तो आपकी रेज एबिलिटी हो सकती है काम करने की, आप खराब मौसम में भी काम कर सकते हो, है ना। रेज द साइज ऑफ मार्केट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइज ऑफ मार्केट, जब एबिलिटी वर्क होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगी। फिर कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैशटैग इन इंडिया। देखिए इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना खर्च करता है, और कुछ अलग कंट्री के कंपैरिजन में क्या उसका रोल है। तो फर्स्ट इसमें बात है 5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया 5% अपना जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, अप्रॉक्स है ये 5% जो है अप्रॉक्स है। ये 5% जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स है, जो कि है लेस देन चाइना एंड इंडोनेशिया। ने इसमें और लिखना है विद गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर। देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक था, यानी आपका इसमें इसके बाद एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक जो था वो फिलहाल
इतना ही था। और इसी लेसन में एनर्जी भी है, हेल्थ भी है, कई और टॉपिक भी हैं। तो जो स्टेट है इंडिया की, यानी इंडिया की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। तो अप्रॉक्स 5% ऑफ जीडीपी, यानी जितना इंडिया का जीडीपी होता है उसका 5% वो खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि चाइना और इंडोनेशिया से कम है। और यहाँ की जो इंडिया गवर्नमेंट है वो विद प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है। जैसे रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उनके साथ मिलकर जो है ये डेवलपमेंट का काम करती हैं। कॉपी कर लीजिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। इसी लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी और पावर। द मोस्ट visible form of energy which is often identified with progress in modern civilization is power / electricity. Data says 70% thermal, 28% hydro and wind power, and 2% nuclear. देखिए एनर्जी, हम बिना एनर्जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी और पावर एनर्जी जो है थर्मल पावर प्लांट से आती है 70%। यानी जब हम कोल और पेट्रोलियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो इंडिया में 70% है। जब हम डैम वगैरह का स्ट्रक्चर बना के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो 28% है, और 2% है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर डील है इंडिया के पास, अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करे तो इंडिया में कभी लाइट ना जाए और हर गांव में, हर रिमोट एरिया में लाइट हो जाए। लेकिन यहाँ हाँ, बट ये रिस्क है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर अगर एक बार चल गया तो ये कई सालों तक लगातार चलता रहता है। आपने सुना भी होगा भोपाल ट्रेजेडी हो गई थी इंडिया में, न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है। इसका वेस्ट अगर होता है कहीं ओपन में तो हाँ गैस लीक, वो न्यूक्लियर रिएक्टर का ही था। गैस लीक हो गई थी और कई लोग मारे गए थे उसमें। मतलब कह सकते हैं जो भी न्यूक्लियर है, जैसे चर्नोबिल हुआ था, वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। चर्नोबिल का नाम सुना होगा आपने। आज भी वहाँ गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इतना रेडियो एक्टिव हो गया है। इसका रख रखाव, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, साथ में इसका वेस्ट रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इंडिया इसको बहुत कम यूज़ करता है। इंडिया में कलपाकम, तारापुर, बोकारो वगैरह में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।